चीन का कर्ज व्यू आइए अब आपको दिखाते हैं। चीन से आए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को, उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया। भारत में भी लॉकडाउन के दौरान बहुत लोग, उनकी आमदनी बंद हो गई। इसी दौरान वायरस फैलाने वाले चीन में बनी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए एक और वायरस फैलाया गया। ये वायरस है कर्ज का। चीन के ठगों ने चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए तंगी में चल रहे लोगों को लोन देकर ठगना शुरू कर दिया। न्यूज़ 18 इंडिया कर्ज जाल फैलाने वाले चाइनीज ठगों का पर्दाफाश कर रहा है हमारी इस रिपोर्ट में। लोन ऐप्स का मोटिव ये है, कम से कम 7 दिन का या 15 दिन का लोन देते हैं। अब लोगों को कहीं ना कहीं से तो पैसे का इंतजाम करना ही था। जैसे ये इंस्टेंट लोन ऐप्स डाउनलोड करनी शुरू करी। I mean, sounds like contract killers. They are in the market to kill you. After my brother died, तो मुझे हरेसमेंट हो रहा था। I lost my brother. अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो जाए वो रख के ब्लैकमेल करने लगे। ये पूरा डेटा वो लोग के पास है, पूरा सिस्टम वो लोग हैक करके रखे हैं। चाइनीज ऐप का कर्ज जाल। जो जितने भी लोन्स है ये चाइनीज़ के हैं, चाइनीज़ एप्लीकेशन है। इनके जो है पूरे बेंगलोर और कर्नाटका और तेलंगाना में फैला हुआ है। मृत्यु लोन बांटते ठग। तो हम आपके कॉन्टैक्ट के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और ये बताएंगे कि आप ये बंदा फ्रॉड है जिसने लोन लिया है, तो यानी कि ये आपका सोशल डिफेमिंग कर देंगे। 2 मिनट में लोन का ऑफर बना जानलेवा। तो मैं कुछ ऐप्स की बात करूंगा, जैसे कैश रोड है। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। इस ऐप में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पूरी तरीके से घेरने की करेंगे कोशिश। कर्ज के नाम पर निजी जानकारी चोरी। ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप पे और ग्रुप में ये सब चीज़ें करते हैं कि इसने आपसे हम लोग से लोन लिया है, लोन पेमेंट करने के लिए बोलो, ये चोर है। आपके फोन में मृत्यु लोन के ठेकेदार। इंटरनेट पर लोन देने वाले चाइनीज लोन ऐप की भरमार है। चाइनीज लोन ऐप लोगों को एक झटके में हजारों का लोन देते हैं, और वो भी बिना किसी कागज पत्तर के। बस इसी एक ऑफर के चक्कर में लोग तुरंत इन ऐप के चंगुल में फंस जाते हैं, और इसके बाद शुरू होता है परेशानियों का वो अंतहीन सिलसिला, जिसके दबाव में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर दिख रही है वो मुंबई के रहने वाले थे, यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये फांसी पर झूल गए। इनकी असली पहचान हम जाहिर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनका बदला हुआ नाम सुशील है। सुशील की मौत की वजह बने हैं लोन देने वाले चाइनीज ऐप और उनके रिकवरी एजेंटों की धमकियां। मुंबई के कांदीवली इलाके में रहने वाले 37 साल के सुशील ने चाइनीज इंस्टा लोन ऐप से लगभग 1.5 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन ये 1.5 लाख रुपए उनके लिए जानलेवा बन गए। उनके साथ जालसाजी की कहानी उनके भाई ने बताई। 95-99% लोन उसने रीपे कर दिया था, लेकिन लास्ट फ्यू डे बिफोर ही डाइड, हर दिन 30 से 40 ट्रांजेक्शन होते थे उनके अकाउंट में, और जो मुझे दिख रहा है वो पैसे का रिक्वेस्ट नहीं हुआ था, वो लोन का रिक्वेस्ट नहीं हुआ था। जिसका रिक्वेस्ट किया था उनका कंफर्मेशन आया था कि आपने रिक्वेस्ट किया है, आपका लोन सैंक्शन हुआ है या डिसबर्स हो रहा है, बट ये जो 30-40 ट्रांजेक्शन हुए थे लास्ट कुछ दिनों में, उसका कोई रिक्वेस्ट नहीं था, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया था। ये ऐप से भी खाली पैसे आ रहे थे अकाउंट में, वो भी कैसे कि भाई 4,220 पैसा, 1,330 पैसा। अभी कोई लोन अप्लाई करता है तो पैसे में तो कोई नहीं करता है। चाइनीज ऐप का यह धंधा बहुत पेचीदा और उलझाऊ है। इनके धंधे में जो एक बार फंस गया
तो फंसता ही चला जाता है, क्योंकि ऐप से धंधा चलाने वाले कर्जदार का खून चूस लेते हैं। पहले ये ऐप 2 मिनट में हजारों के लोन का ऑफर देते हैं, साथ में लिखते हैं कि किसी तरह की कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। ऐप डाउनलोड करने पर कर्ज लेने वाले को ऐप की सभी शर्तें माननी होती हैं। ऐप के जरिए फोन का सारा डेटा जैसे आधार, पैन कार्ड, फोटो, परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के कांटेक्ट नंबर सब ले लेते हैं। बाजार भाव से कहीं ऊंचे जैसे 35 से 40% प्रति हफ्ते ब्याज की दर से लोन देते हैं। 10,000 का लोन लेने पर 7,000 रुपए ही मिलते हैं। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। खास बात यह कि छिपी हुई शर्तों के कारण एक ही हफ्ते में देनदारी कई गुना बढ़ जाती है और पैसा वापस नहीं करने पर धमकियां देनी शुरू कर देते हैं। दिल्ली में रहने वाले ये 2 लोग डिजिटल साहूकार बने बैठे चाइनीज लोन ऐप से त्रस्त हैं। इन चाइनीज ऐप से चलने वाली कंपनियों को लाखों रुपए देने के बाद भी पीड़ित इनके चंगुल से छूट नहीं पा रहे हैं। फोन पर दस्तक देने वाली फोन ऐप कंपनियों के अत्याचारों की कहानी सुनिए पीड़ितों की जुबानी। आप ये बताइए कि कैसे आप लोग इस जाल में फंसने शुरू हुए? देखिए, चाइनीज़ लोन ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे कम से कम 1-2 साल से अवेलेबल हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तो उसके बाद से क्योंकि लोगों का काम बंद हो गया, कई लोगों की सैलरीज कटनी बंद हो गई, तो इसके कारण अब लोगों को कहीं ना कहीं से तो पैसे का इंतजाम करना ही था, जैसे बच्चों की फ़ीस देनी है या घर का खर्च चलाना है। तो उसके चक्कर में लोगों ने गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये इंस्टेंट लोन ऐप्स डाउनलोड करनी शुरू करी। ये आपका पूरा डाटा हैक कर लेते हैं। जब भी आप ये कोई भी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो ये आपके मोबाइल की पूरी एक्सेस ले लेते हैं, क्योंकि आपको अलाउ करनी पड़ता है कि मैं अपना कॉन्टैक्ट्स अलाउ कर रहा हूँ, फ़ोन एक्सेस अलाउ कर रहा हूँ, फ़ोटो गैलरी अलाउ कर रहा हूँ। तो ये सब हमें मालूम नहीं था, क्योंकि हम एज एन इंडियन हम TNC वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो इसलिए हमने अलाउ कर दिया। और बाद में जाके ये पता चला कि ये अगर आप लोन पे नहीं करते हो तो ये आपके डेटा के थ्रू आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ये आपको कहते हैं कि अगर आपने रीपे नहीं करा तो हम आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेंगे, अगर फिर भी नहीं रीपे करा तो हम आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और ये बताएंगे कि आप ये बंदा फ्रॉड है जिसने लोन लिया है। तो यानी कि ये आपका सोशल डिफेमिंग कर देंगे, आपको सामाजिक पूरी प्रताड़ित किया जाएगा, आपके रिश्तेदारों के साथ गाली गलौज करी जाएगी। तो ये सब परेशानी है हमारे लोन ऐप इस सिस्टम में। ये चाइनीज ऐप कंपनियां एक के बाद एक कर्जदार को अपने जाल में उलझाती जाती हैं। लोन के भुगतान में देरी होने पर रिकवरी एजेंट दबाव बनाते हैं। यही एजेंट अपनी कंपनी की दूसरे इंस्टा लोन ऐप के बारे में कर्जदार को बताते हैं। अब दूसरे ऐप से नया लोन ऑफर कर दिया जाता है। पहला लोन चुकाने के लिए कर्जदार फिर दूसरे ऐप से लोन ले लेता है। दूसरा लोन पहले लोन से ज्यादा ब्याज दर पर दिया जाता है। इसी तरह धीरे धीरे कर्ज की रकम बढ़ती जाती है। कोई लोन लेता है तो उसे चुकाना भी पड़ता है, लेकिन लेनदार यानी वसूली करने वाला कर्जदार को धमकी नहीं दे सकता। लेकिन सुनिए वसूली वाले कैसे बेधड़क लोगों को धमकाते हैं। देश के गद्दार हो गए, चाइना ऐप के लिए काम कर रहे हो, देश के गद्दार। चाइना के लिए कर रहा था, मैं तो लोन क्यों ले रहा था? मैं तो चाइना ऐप खाली कर रहा हूँ ताकि जल्दी जाए यहाँ से चाइना वाले। देश के हजारों लोग लोन देकर छल छद्म करने वाले कुछ इंस्टा लोन ऐप्स का शिकार हो चुके हैं। शुरुआती जांच में पता लगा है कि ये गोरख धंधा 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है और इसके तार चीन से जुड़ते नजर आ रहे हैं।
अब तक की जांच के मुताबिक लोन बांटने वाले चीनी ऐप के पीछे चीन से जुड़े चेहरे सामने आने लगे हैं। बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद के कॉल सेंटरों से ही लैबों के एजेंट लोन बांटने के लिंक भेजते हैं। जब लोग फंस जाते हैं तो रिकवरी एजेंट कर्ज लेने वालों को फोन करके धमकाते हैं। शुरुआती जांच में यह भी पता लगा है कि लैम्बो नाम का शख्स चीन में जेनिफर नाम की महिला के लिए काम करता है। लैम्बो नाम के शख्स के दाएं बाएं हाथ बने हैं डेनिस और लियान तियान। डेनिस और लियान नाम के ये दोनों दिल्ली में रहते हैं। दोनों मिलकर करीब 20 चाइनीज इंस्टा लोन ऐप का कारोबार देखते हैं। साथ ही दोनों के ऊपर कैश इकट्ठा करके भारत से चीन भेजने की भी जिम्मेदारी है। As per information with us, he was heading the operations in India for the loan apps, basically for the 4 companies which we have been able to find out, and these 4 companies are linked to about 30 apps. So he was the India head for these companies. चीन के ये ठग मोबाइल ऐप्स के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। पहले लोगों को लोन का लिंक भेजा जाता है। लोन लेने के बाद इनके रिकवरी एजेंटों का काम शुरू हो जाता है। इस जोर जबरदस्ती के साथ साथ चीन के ठग हमारे देश के नागरिकों की निजी जानकारी भी चुराने का काम करते हैं। जैसे ही कोई ऐप डाउनलोड करता है, चीन के ठगों का गोरख धंधा चालू हो जाता है। डाउनलोड करने पर ऐप कॉन्टैक्ट, गैलरी सहित फोन की सभी जानकारी मांगता है। लोन लेने के लिए लोग ऐप की शर्तों पर सहमति देकर मंजूरियां दे देते हैं। मंजूरी मिलते ही निजी जानकारियां निकाली जाती हैं। चीन के ठग भारत के लोगों की निजी जानकारी विदेशी सर्वर में रखते हैं। इनमें से ज्यादातर सर्वर की लोकेशन चीन में पाई गई है। चीन में बैठे हैंडलर्स भारत के कॉल सेंटरों को कर्जदार की पूरी जानकारी देते हैं। रिकवरी करने वाले एजेंटों को उगाही पर कमीशन दिया जाता है। ये राज हैदराबाद में गिरफ्तार हो चुके 70 एजेंटों ने खोला है। इन्हीं कंपनियों के जरिए भारत में मृत्यु लोन का धंधा चलाया जा रहा है। यानी दूर देश में बैठे डिजिटल साहूकार लोगों की जेब काट रहे हैं और इन पर लगाम लगाने का कोई उपाय अभी नहीं हो पाया है। इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई कानूनी प्रकरण मौजूद नहीं है। कोई विशिष्ट कानून, कोई विशिष्ट कानूनी प्रावधान इनको गवर्न नहीं करते। हालांकि अगर आप ब्रॉड दृष्टिकोण से देखें तो ये तमाम सारे इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं, ये लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और लिहाजा इंटरमीडियरीज और बिचौलियाँ हैं भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। कानून दायित्व करता है कि ये ड्यू डिलिजेंस करें, लेकिन कानून स्वयं ही परिभाषित नहीं करता कि इस तरह के इंस्टेंट लोन वाले ऐप्स के संदर्भ में क्या क्या प्रकार की ड्यू डिलिजेंस की जानी चाहिए। और अब जब इतने सारे मुकदमे सामने आ रहे हैं, तेलंगाना में 50 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं इन तमाम सारे मामलों को एक वेकअप के कॉल के तौर पर अगर हम ट्रीट करें तो अच्छा होगा। बहुत जल्दी सरकार को ठोस, कारगर, इफेक्टिव लीगल प्रावधान लाने पड़ेंगे। लोन देने वाली कंपनियों के लिए और लोन की वसूली के लिए RBI की कुछ गाइडलाइंस हैं। RBI गाइडलाइंस के मुताबिक ही कंपनियां लोन दे सकती हैं। इस हिसाब से RBI के शेड्यूल बैंक लोन दे सकते हैं। उनके साथ साथ NBFC यानी नॉन बैंकिंग सेक्टर की मान्यता प्राप्त फाइनेंसिंग कंपनियां भी लोन दे सकती हैं। लेकिन इंस्टा लोन ऐप के प्रमाणित होने की गारंटी नहीं है। हालांकि कुछ कंपनियां मान्यता लेकर ऐप बनाती हैं, लेकिन सही ऐप की आड़ में फर्जी ऐप भी बनाई जाती है। इन्हीं फर्जी ऐप से लोन बांटा जाता है। लोन चुकाने के लिए कम वक्त दिया जाता है और ब्याज ज्यादा वसूला जाता है। इसके बाद भुगतान में देर होने पर भी रिकवरी के लिए लोगों को धमकाते हैं, जबकि कर्जदार को धमकाना गैर कानूनी है। जो ऐसे ऐप्स हैं वो दरअसल एक्चुअली इलीगल हैं और बहुत सारे ऐप्स जो है RBI द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। अब जहाँ तक रेमेडी का सवाल है, तो अगर इस तरह से कोई फंस जाता है और उनके ऊपर वो लोन दे करके उनसे वसूल करते हैं 40% और कभी कभी दो गुना 3 गुना तक लोन का अमाउंट प्रिंसिपल बढ़ा करके वो मांगते हैं, ऐसे सिचुएशन में
ये जो लोग हैं ये तुरंत जाकर के अपना FIR रजिस्टर करा सकते हैं साइबर सेल में, जो पुलिस की साइबर सेल है वहाँ पर जाकर के, और फिर पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। चीन के ठग ऐसे ऐप के जरिए लोगों को फंसा रहे हैं, कर्ज के जाल में उलझा रहे हैं। उन पर मानसिक दबाव इतना है कि कुछ तो अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा रहे हैं। किसान आंदोलन का अमित शाह करेंगे समाधान। कृषि सुधार कानूनों पर जारी संग्राम को संवाद से खत्म करने की कोशिश एक बार फिर कामयाब नहीं हो पाई। सरकार ने 9वीं बार संवाद से समाधान निकालने के लिए पूरा जोर लगाया। केंद्र सरकार ने किसानों से विकल्प मांगने के साथ कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। हालांकि अच्छी बात यह है कि 15 जनवरी को सरकार और आंदोलन कर रहे किसानों के बीच एक बार फिर बैठक होगी, जिसमें कोई ठोस नतीजा निकलने की पूरी उम्मीद है। इसलिए क्योंकि अब बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह इस मुद्दे का हल निकालने की कोशिशों में शामिल हो गए हैं। हमारा नया नारा है कि जो हमारे बाबा बंदा सिंह बहादुर की माल की दी हुई जमीनों को कभी नहीं छोड़ेंगे। लोगों की चुनी हुई सरकार है, इसी से हम जो फैसला करेंगे इसी से करवाएंगे। तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। पिछले 44 दिन से किसान दिल्ली की सर्दी में आंदोलन की मशाल थामे बैठे हैं। कभी ट्रैक्टर मार्च निकालकर किसान शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो कभी उन कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत में नारे लगाते हैं जो उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए बनाए गए हैं। लिहाजा कृषि सुधार कानूनों पर भ्रमजाल को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर संवाद नीति का सहारा लिया। किसानों को आंदोलन छोड़ शांति पथ पर लौटने के लिए मनाने की कोशिश हुई। 9वीं बार कृषि सुधार कानूनों पर फैलाए गए भ्रमजाल को संवाद के सहारे तोड़ने की कवायद की गई। सरकार से बातचीत के लिए 40 अलग अलग किसान संगठनों के नेता विज्ञान भवन पहुंचे। पिछली बार हुई बातचीत से मिले सकारात्मक संदेशों से इस बार कोई ठोस नतीजा निकलने की पूरी उम्मीद भी थी, लेकिन इस बैठक से पहले ही सरकार ने साफ कर दिया था कि कृषि सुधार कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, जबकि किसान इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अटल थे। तमाम कयासों और उम्मीदों के बीच बैठक शुरू हुई। आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच 2.5 घंटे बातचीत होती रही, लेकिन 9वीं बार संवाद से समाधान तलाशने की कोशिश एक बार फिर कामयाब नहीं हो सकी। सरकार और आंदोलन कर रहे किसानों के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध साफ नजर आया। किसान नेताओं ने कहा कि तीनों कानूनों को वापस लेने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है और सरकार ने तीनों कानूनों को वापस लेने से इनकार कर दिया। साथ ही सरकार की तरफ से यह भी प्रपोजल दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है कि वो संवैधानिक बेंच बनाकर जल्दी से इस मामले में फैसला करें कि कानूनी वैधता क्या है इस कानून की, और किसानों को भी सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। तो आपको बता दें कि किसान नेताओं और सरकार के बीच कृषि सुधार कानूनों पर बात नहीं बन सकी। किसान कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे, जबकि सरकार ने साफ कर दिया कि वो इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने किसानों को कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन किसान राजी नहीं हुए। यही नहीं, केंद्र सरकार ने किसानों से विकल्प भी पूछा, जिसका जवाब वो नहीं दे सके। लिहाजा अब दोनों पक्ष 15 जनवरी को एक बार फिर बैठक करेंगे। तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त
कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ। सरकार का जो इशू के ऊपर जो हल करने के लिए एक इंटेंशन होता है वो दिखाई नहीं दिया हमको। दूसरी बात यह है कि सरकार ने जो लास्ट मीटिंग में हमें ऐसा एक इम्प्रेशन दिया था कि हाँ तुम लोग अगर पूरे ही इसको रिपील कराना चाहते हो तो इस रिपील के बारे में अपनी बात करेंगे, जिसको हमारा पक्का इम्प्रेशन था कि ये अपनी गवर्नमेंट में बात करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने एक उल्टा पटका मारा कि नहीं, हमने तो दूसरे संगठनों और प्रांतीय सरकारों से बात करनी थी, वो की हमने, वो इसके पक्ष में नहीं है, जो मुझे लगता है सरासर उनका गलत बात। अब सवाल ये कि 15 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में भी किसानों और सरकार के बीच कोई आम सहमति नहीं बन पाई तो क्या होगा? सवाल ये भी कि क्या किसान आंदोलन पहले के मुकाबले जोर पकड़ेगा? ये तमाम कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि किसान जब सरकार के साथ बैठक कर रहे थे तो उन्होंने अपनी सीट पर ऐसे पेपर लगा रखे थे जिस पर लिखा था या मरेंगे या जीतेंगे। हालांकि 15 जनवरी को होने वाली अगली बैठक से उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं, क्योंकि अब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह की एंट्री हो गई है, जिन्होंने 9वें दौर की बैठक शुरू होने से पहले देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की तो मीटिंग के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह के दखल से कृषि सुधार कानूनों पर छिड़े विवाद का समाधान जल्द निकल सकता है। बहुत अच्छा। फिर तो मैं वही बात कहने जा रहा था कि मानो किसी कारण से आज अगर नहीं निकला होगा तो अगली जो भी कोई तारीख होगी उसके ऊपर कोई ना कोई विचार होगा। लेकिन काफ़ी विषय जब चलते हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी नतीजे पर तो पहुंचने का कोई समाधान होने की जो आस होती है, उम्मीद होती है, तभी आगे की बैठक तारीख तय होती है। इसलिए जब आगे की बैठक तय हो रही है तो विषय बहुत है, केवल इन 3 कानूनों के ख़त्म करने ना करने का विषय नहीं है, उसके अंदर बहुत से प्रावधान हैं, उनके ऊपर जो बातचीत चल रही है। 15 जनवरी को क्या नतीजा निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 9वीं बार किसान और केंद्र सरकार के बीच बातचीत के दौरान लंच ब्रेक हुआ तो एक बार फिर किसानों के लिए लंगर से ही खाना आया। किसान नेताओं ने एक साथ लंच किया। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी केंद्र सरकार के मंत्रियों ने किसानों के साथ लंच नहीं किया। तो बैठक के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब किसान नेता मीटिंग हॉल में बैठे रहे और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आपस में बातचीत के लिए बैठक से उठकर चले गए। विज्ञान भवन में किसानों और केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल रहे। बीते 44 दिनों से किसान कृषि सुधार कानूनों को रद्द कराने के लिए ठंड, बारिश, कोहरे और शीतलहर का प्रकोप झेलकर भी डटे हुए हैं। लिहाजा इस बार की बैठक से न सिर्फ किसानों बल्कि सरकार को भी बहुत उम्मीदें थी। सरकार के नुमाइंदे 9वें दौर के संवाद से संपूर्ण समाधान निकालने की पूरी तैयारी के साथ विज्ञान भवन पहुंचे थे, लेकिन किसान नेता एमएसपी पर कानून बनाने और कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग पर डटे हुए थे। उसी वही बात हुई, वो संशोधनों पर बात करना चाहती थी बिंदुवार। हम क्लोज वाइज बात नहीं करना चाहते, हम पूर्ण रूप से चाहते हैं कि बिल वापसी हो। ये नहीं सहमति कि आगे यहाँ को समझौते पर हस्ताक्षर हो गया, हमारे यहाँ उसका समझौता पत्र थे कोई यहाँ पे। सरकार ने हमारी नहीं बात मानी, हमने सरकार की नहीं मानी, आगे फिर 15 तारीख में बैठना। ये मसला आपका ही है, केंद्रीय मंत्री का ही है, तो इसको आप ही रिपील करो। और सुप्रीम कोर्ट में हमें सरकार ले जाना चाहती है, वो उसका है कि इनको कोर्ट में ले जाकर जो सड़कें खाली कराई जाए, आंदोलन खत्म किया जाए, तो वो भी हमारा संविधान का हक है, उसको हम करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और कल जो हमारा ट्रैक्टर मार्च हुआ दिल्ली के बाहर हुआ बॉर्डर पर, तो अगला सद्दा हमारा ये है कि हम दिल्ली के बीच करेंगे ट्रैक्टर मार्च। वैसे ये पहला मौका नहीं था जब केंद्र सरकार संवाद के सहारे समाधान तलाशने की कोशिश कर रही थी। केंद्र सरकार आंदोलन कर रहे किसानों को मनाने और कृषि सुधार कानूनों पर भ्रमजाल को तोड़ने की कोशिश में पिछले 3 महीनों से जुटी है। किसानों के साथ इससे पहले केंद्र सरकार 8 बार बातचीत भी कर चुकी है। नमस्ते।